अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री में एनाल्जेसिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था और बहुत ही कंसाइज और इजी वे में हम उसको जो है ना वो पढ़ रहे थे। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एराइल एंड हेट्रो एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब एराइल और हेट्रो एराइल जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन में इसकी फर्दर आगे क्लासेस बना के दिखाई थी, उसमें आज जो हम पढ़ करने लगे हैं वो इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है, जो इसमें इंडोमेथासिन हम करेंगे। ठीक है, इंडोमेथासिन का ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। थेराप्यूटिक यूजेस वही वाले उसके जो एनसेट्स के होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस और अनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, डिस्क स्लिप वगैरह जो होती है। और साइड इफ़ेक्ट्स भी वही हैं, एलर्जी, रैश वगैरह, अल्सर्स हो रहे हैं, नीमिया, वीकनेस वगैरह, नॉइज़िया, वोमिटिंग, डायरिया और हेपेटोटॉक्सिसिटी यानी कि जॉन्डिस की तरफ वो लेके जा सकती है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही कॉक्स 1-2 का इनहिबिट कर रहा है और ज़्यादा इसकी एफिनिटी कॉक्स 1 के साथ है। कॉक्स 1 हमारा फिजियोलॉजिकल होता है, यानी कि जैसे जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए या हमारे रीनल ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन कहता है कि चूँकि कॉक्स 1 के लिए इसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है, तो जिसकी वजह से इसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आ रहे होते हैं। उसके साथ-साथ ये फॉस्फोलाइपेज़ जो एंजाइम है, फॉस्फोलाइपेज़ A2, उसकी भी इन्हिबिशन करवाता है। फॉस्फोलाइपेज़ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है एराकिडोनिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए। और जो एराकिडोनिक होता है, एराकिडोनिक एसिड, उससे आगे बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो जब एराकिडोनिक एसिड नहीं होगा, इसका मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा, फीवर, पेन, इन्फ्लेमेशन वगैरह जो है वो ट्रीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसके एसएआर देखें तो कहता है रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विद अदर एसिड फंक्शनैलिटीज डिक्रीज एक्टिविटी के। अगर ये आप कार्बोक्सिलिक एसिड जो है COOH, इसको किसी और ग्रुप से रिप्लेस करवा देंगे तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से कह रहा है कि हम अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एसिडिटी को इंक्रीज़ करें तो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। फिर कहता है कि इसके अमाइड एनालॉग्स जो हैं वो इनएक्टिव होते हैं और अगर इंडोल नाइट्रोजन की हम एसाइलेशन करवाएं तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। दिस इज़ आवर इंडोल रिंग। ठीक है, ये हमारे पास इंडोल रिंग है। ये जो एन लगा हुआ है कहता है अगर यहाँ पे हम एसाइलेशन करवाएं, एसाइल ग्रुप ऐड करवाएं। ठीक है, एसाइल ग्रुप होता है हमारे पास के, ठीक है, एसाइल ग्रुप आप ले सकते हैं फॉर एग्जांपल के सी के साथ डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ हो। ठीक है, और इधर कोई आर ग्रुप लगा हुआ हो उसके साथ, जैसे हम एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, उसमें CH3 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसी तरह से कह रहा है कि अगर हम इसाइल ग्रुप जो है अटैच करवाते हैं नाइट्रोजन पे तो क्या होगा कि उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। फिर कहता है कि S+ इनैंटियोमर्स जो हैं उनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है। एस वो होते हैं जिनकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है कायरल सेंटर के अराउंड, और प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करवा देते हैं। फिर कहता है अल्काइल सब्स्टिट्यूशन जो हैं, ये अल्काइल लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप जो है वो अल्काइल ग्रुप है। कहता है कि अल्काइल सब्स्टिट्यूशन जो हैं वो एराइल सब्स्टिट्यूशन के निस्बत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। और नाइट्रोजन जो इंडोल रिंग का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगा तो हमारी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। ठीक है, ये नाइट्रोजन है, ये एसेंशियल है फॉर इट्स एक्टिविटी। फिर कहता है कि सब्स्टिट्यूशन अगर इंडोल रिंग पे की जाए किसी ग्रुप के साथ, जैसे मिथॉक्सी है, अब ये देखो मिथॉक्सी ग्रुप अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, कहते हैं मिथॉक्सी, फ्लोरो, मिथाइल वगैरह इस तरह के कोई ग्रुप्स ऐड हो जाएँ, उसके ऊपर लगाए जाएँ तो उससे एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। सिंथेसिस देख लेते हैं। सिंथेसिस जो आपने लास्ट वाला स्ट्रक्चर ज़हन में रख के सिंथेसिस करनी है, उसने जो है ना ये वाला पोर्शन लिया हुआ है। ठीक है, कहते हैं इसको हम कह सकते हैं बीटा मॉडिफाइड एराइल हाइड्रोजीन है। ये एराइल ग्रुप है, ये 2 NH जो लगे हैं ये हाइड्रोजीन होते हैं, तो ये बीटा मॉडिफाइड एराइल हाइड्रोजीन है। कहता है इसको हम रिएक्ट करवाते हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ, और बेंजोइल क्लोराइड में क्या हो रहा है कि ये वाला जो क्लोरीन है उसने रिएक्ट कर लिया इस हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये इधर वो आके अटैच हो गया पूरा। ठीक है, ये बेंजोइल क्लोराइड। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ये भी रिमूव हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो जाएगा और यहाँ से अमोनिया भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा कि अगर आप देखें ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ये वाला, ये डबल बॉन्ड के साथ ये वाला, फिर आगे ये CH, ये CH, और आगे ये क्या है C के साथ COOH। ठीक है, ये COOH। ठीक है, ये मिथाइल फ्यूरेन है, यहाँ पे आकर अटैच हो गया। ये कह लो कि इसका ये ब्रेक हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ फिर एक हाइड्रोजन का इजाफा हो गया, वो हाइड्रोजन हम जो है ना वही यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है। बहरहाल बताने का मकसद मेरा ये है कि बीटा मॉडिफाइड एराइल हाइड्रोजीन और बेंजोइल क्लोराइड से हमारे पास जो है इंडोमेथासिन आ रही है, और जिसमें हमने मिथाइल फ्यूरेन को भी ऐड किया। कुछ ग्रुप्स इसमें से निकल रहे हैं और कुछ ग्रुप्स जो हैं जैसे मिथाइल फ्यूरेन है वो ऐड हो रहे हैं।
تو چونکہ یہ والا ریئیکشن جو ہے وہ بالکل چھوٹا سا آسان سا تھا، اس لیے میں نے آپ کو الگ سے یہ نہیں سمجھایا۔ امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا اس ویڈیو سے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔